Hello everybody, this is Mohini. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. We are going to continue with the part 3 of the rise of nationalism in Europe. The topic that we will cover today is the age of revolutions. Age of revolutions comes under time span of 1830 to 1848. अब कंजर्वेटिज्म रिजाइम जो थी उसने धीरे धीरे मोनार्कियल रूल वापस लाना शुरू कर दिया था. लोगों ने रिवॉल्ट करना भी शुरू कर दिया. इस बार जो रिवोल्यूशन हो रहा था उसको लीड कर रहे थे हमारे लिबरल पीपल जो इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं. ये लोग कौन थे? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, कमर्शियल पीपल, ऑल दीज ऑल कम्स अंडर द लिबरल पीपल. पहला रिवोल्यूशन जो हुआ वो शुरू हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में. आपको पता है इससे पहले भी जो रेवोल्यूशन हुआ था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूरोप का पहला रेवोल्यूशन, वो भी शुरू हुआ था फ्रांस में. जो बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर करा गया था, कंजर्वेटिज्म रिजाइम ने जो रीस्टोर करा था बर्बन डायनेस्टी को, उसको वापस से कर दिया ओवरथ्रोन. वापस से जो बर्बन डायनेस्टी को हम लेकर आए थे, हमने उसको फिर से हटा दिया. इस बार हम लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब एक ऐसा मोनार्कियल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा. मतलब मोनार्की तो होगी लेकिन वो चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. उस मोनार्की का हेड बनाया गया लुइस फिलिप को. लुइस फिलिप, यू कैन सी ही इज लुइस फिलिप. इनको उस मोनार्की का हेड बनाया गया. अब ऑफकोर्स फ्रांस में फिर से उथल पुथल शुरू हो गई. तो जो ड्यूक मेटरनिच थे हमारे, आई टोल्ड यू, द ऑस्ट्रियन चांसलर, उन्होंने बोला कि जब फ्रांस छींकता है द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. पूरे यूरोप को सर्दी लगती है. मतलब अगर फ्रांस में कुछ भी होता है, कुछ भी रेवोल्यूशन होता है, तो पूरे यूरोप में उसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलता है. क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold. Who said this popular line? Asked in 2016, 17, 20. Straightforward, 1 marks. Answer, Duke Metternich. Now the next topic that we'll continue is the Greek War of Independence. Now this is how हमारा ग्रीस जो इन दोनों दिखता है, ग्रीस का रीसेंट मैप ये है. लेकिन अगर हम बैक इन दोज डेज जाएं तो ग्रीस का ये जो पूरा एरिया था, ऑल दिस वॉज कवर्ड अंडर ओटोमन एम्पायर. पूरे को ओटोमन एम्पायर रूल करता था. ओटोमन एम्पायर क्या था? मुस्लिम एम्पायर दैट वॉज अंडर टर्की. टर्की यू नो इज अ कंट्री. अब ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये एक ऐसा इवेंट था जिसने लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करी. लोगों से, मेनली जो एजुकेटेड पीपल थे, उनमें नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप की. ग्रीस जो था 15th सेंचुरी तक ओटोमन एम्पायर का पार्ट था. 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का ही पार्ट था वो. फाइनली 1821 में वहाँ पे शुरू हुआ रेवोल्यूशन. लिबरल्स ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया. जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया. जो ग्रीस के नेशनलिस्ट लोग थे, उनको जो बाहर के ग्रीक पीपल हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया. मतलब ऐसा नहीं कि जो अंदर जो कंट्री में ग्रीक लोग रह रहे हैं वही रेवोल्यूशन कर रहे हैं. जो कंट्री के बाहर ग्रीक पीपल रह रहे थे, जो फॉरेन में ग्रीक पीपल रह रहे थे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट करा. जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर. मतलब ये जो पूरी रेवोल्यूशन था, इसमें पोइट्स ने और आर्टिस्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पे किया. फाइनली इन 1821 से 1832 में आके 11 साल बाद फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी, उसने ग्रीस को दे दिया एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा कि भाई अब आप इंडिपेंडेंट हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अपने अकॉर्डिंग काम करो. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके, नाउ क्वेश्चन, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन. 1 mark, 2016. You know the answer, right? I don't need to tell you. The Treaty of Constantinople. Next question. Write a brief note on Greek War of Independence. Simple, आपको नोट लिखना है. यही सब लिखेंगे कि एक ऐसा इवेंट जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करा. ग्रीस जो था 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था. वहाँ पे रेवोल्यूशन शुरू हुआ, नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला, पोइट्स ने और आर्टिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और फाइनली ग्रीस आज़ाद हो गया. वही कहानी हमारी हम लिख देंगे अपने 3 marks के लिए. ओके, now the next thing that come into picture is the romantic imagination and the national feeling. अब ये जो धीरे धीरे रेवोल्यूशन बढ़ रहा था ना, इसमें कल्चर ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू किया. मतलब ऐसा नहीं हथियार लेके हम सिर्फ रेवोल्यूशन करेंगे तभी रिवॉल्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तभी रेवोल्यूशन होगा. हमने अपने कल्चर के थ्रू भी रेवोल्यूशन शुरू करा.
इसमें एक चीज़ आती है, एक पॉलिटिकल कह सकते हैं, एक कल्चरल एस्पेक्ट कह सकते हैं, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है? एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसकी वजह से किसी भी टाइप के नेशनल सेंटिमेंट्स फीलिंग्स लोगों में डेवलप होते हो, मतलब लोगों में ये फीलिंग आती हो, राइट, यूनिटी की फीलिंग आती हो, उनमें यूनाइटेड रहने की फीलिंग आती हो कि हम सब एक जैसे हैं। इस टाइप की फीलिंग्स डेवलप करने वाला जो कल्चरल मूवमेंट था उसको हमने नाम दिया रोमांटिसिज्म। अब ये जो रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे? साइंस को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सब कुछ इमोशन से है, इंट्यूशन से है। इंट्यूशंस मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, जो सही गलत समझने की जो हमारी एबिलिटी है, दैट इज इंट्यूशंस। वो नहीं मानते थे कि साइंस वगैरह ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि इमोशंस और ये इंट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। अब एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गोटफ्राइड। जोहान गोटफ्राइड मानते थे कि जो जर्मन कल्चर है हमारा, इसको हम डिस्कवर अगर करना चाहते हैं तो ये हमें मिलेगा कॉमन पीपल में। अभी कॉमन पीपल को उन्होंने एक नाम दिया, दास वोक, राइट, दास वोक, एक नाम जो उन्होंने कॉमन पीपल को दिया कि इफ़ यू वांट टू डिस्कवर द जर्मन कल्चर, आपको लोगों के बीच में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों ने फोक सॉन्ग्स, डांसेस, पोइट्रीज, ये सब कुछ हमने डेवलप करना शुरू करा। दे बिकेम द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। वर्नेकुलर लैंग्वेजेस को हमने एम्फेसाइज किया। अब वर्नेकुलर लैंग्वेजेस का हम यूज़ क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब कोई एक छोटा सा एरिया है तो वहाँ पे अगर लैंग्वेज कोई अलग लोग बोलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के एरियाज़ में लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, तो अगर हम प्रॉपर हिंदी की जगह ब्रज भाषा का यूज़ करेंगे तो जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हैं, उनको वो बात ईजिली समझ में आएगी, बेटर समझ में आएगी। तो इसलिए हमने ऐसे वर्नेकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ करना शुरू किया इंस्टीड ऑफ यूजिंग एक नेशनल लेवल की लैंग्वेज। इसका एक एग्जाम्पल, वर्नेकुलर लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल मिलता है हमें पोलैंड में, जो कि एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे लोगों ने नेशनलिज्म को अलाइव रखा, नेशनलिज्म को जिंदा रखा विद द हेल्प ऑफ देयर म्यूजिक एंड देयर लैंग्वेजेस। अब वहाँ पे एक कंपोजर थे, पॉलिश कंपोजर पोलैंड के, जिनका नाम था कैरोल कुरपिंस्की। कैरोल कुरपिंस्की ने क्या किया? इन्होंने भी बहुत सारे ओपेराज, बहुत सारे म्यूजिक्स सब जनरेट की ताकि नेशनलिज्म को सेलिब्रेट कर सके, लोगों की यूनिटी को सेलिब्रेट कर सके। अब हम आते हैं द केस ऑफ पोलैंड पे। पोलैंड के केस में क्या था कि यहाँ पे रेवोल्यूशन चल तो रहा था, लेकिन जो मेन रेवोल्यूशन था वो हो रहा था लैंग्वेज की वजह से। धीरे धीरे पोलैंड में रशियन रूल आ रहा था, तो जो रशियन लैंग्वेज थी उसको सब जगह इम्पोज करा जा रहा था। पॉलिश लैंग्वेज को बोल दे कि भाई कोई पॉलिश नहीं बोलेगा, सब रशियन बोलेंगे। पर अब ऐसा कैसे होगा? लोगों ने भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, हम तो पॉलिश लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। पॉलिश लैंग्वेज के यूज़ को उन्होंने एक वेपन की तरह यूज़ किया। जैसे हम जो भाले और तलवार वगैरह का यूज़ करते हैं, उसकी जगह उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एक हथियार बनाया अगेंस्ट द रशियन रूल। रशियन लोगों ने बोला कि हम पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करना नहीं, हम यूज़ नहीं करने देंगे, इसको प्रोहिबिट करते हैं। लेकिन फिर भी पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया चर्च गैदरिंग्स में, रिलीजियस प्लेसेस पे, बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। पॉलिश लैंग्वेज जो है वो अभी भी एक स्ट्रगल का सिंबल बनकर उभर के आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना कल्चर कर क्यों रहे, आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, हमें करना पड़ेगा कल्चर। Just joking. So, question you can see, the importance you can see here only. 12, 13, 14, 15, 16, 17, continuously asked. Choose any 3 examples to show the contribution of culture to the growth of nationalism in Europe for complete 5 marks. 3 examples आपको बताने हैं, तो आप बता देंगे, रोमांटिसिज्म बता देंगे, नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ बता देंगे, और फिर उसके बाद पोलैंड का स्पेशल केस बता देंगे, राइट? इस तरह से हम इस 5 मार्क के आंसर को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन है, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन 18th एंड 19th सेंचुरी। किस तरह से कल्चर ने नेशनलिज्म डेवलप करने में हेल्प करी? एक्सप्लेन एंड सपोर्ट विद एग्जाम्पल्स। वॉट एवर यू विल राइट इन दिस आंसर, द सेम यू विल राइट इन दिस। क्वेश्चन लुक्स डिफरेंट पर आंसर डिफरेंट नहीं है। ओके, नो नीड टू वरी। क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन CBSE फॉरेन एग्जाम 2016. Let's move on. Yes, so the another topic that we'll discuss today is the hunger, hardship and popular revolt. 1830s का टाइम जो था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था यूरोप के लोगों के लिए। अब आखिर डिफ़िकल्ट क्यों था? वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऑफ कोर्स
अब लोगों को जब जॉब नहीं मिलेगी तो लोग सिटीज़ में जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए, अर्बनाइजेशन होगा। ये तो आपको समझ में आया कि पॉपुलेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा। इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज लोगों के लिए शुरू हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो इंग्लैंड से हमारे पास गुड्स आ रहे थे, जो इंग्लैंड से गुड्स हम इम्पोर्ट कर रहे थे, वो सारे थे मशीन मेड और बहुत चीप थे। जो चीज़ें मशीन से बन के आ रही थी वो काफ़ी सस्ती थी, और जो चीज़ें हमारे प्रोड्यूसर्स कंट्री में रह के हाथों से बना रहे थे, मेहनत करके बना रहे थे, वो महंगी थी। तो इसलिए मार्केट में होने लगा एक टफ कंपटीशन। जो चीज़ सस्ती मिलेगी लोग तो उसी को खरीदेंगे ऑफ कोर्स। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको एक टफ कंपटीशन फेस करने को मिला मार्केट में। किससे टफ कंपटीशन मिला? जो इम्पोर्ट हो रहे थे गुड्स इंग्लैंड से। यूरोप के उन पार्ट्स में एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो अभी भी पावर एंजॉय कर रहे थे और पीजेंट्स अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। याद है एरिस्टोक्रेट्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मीन्स द रिच पीपल, द रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी, वो अभी भी पावर में ही थे, और जो पीजेंट्स थे हमारे वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे थे, उनको अभी भी इक्वल पावर नहीं मिली थी। फूड के प्राइजेस भी बढ़ गए, बैड हार्वेस्ट की वजह से पूरी जगह शॉर्टेजेस हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है कितनी हार्डशिप है, कितनी प्रॉब्लम्स है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कंपटीशन हो रहा है लोगों में, पीजेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फूड शॉर्टेजेस हो रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं फूड के। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो 1830s में बहुत कॉमन हो गई इन यूरोप। So here comes two questions for you. First of all, the 1830s were the years of great economic hardship in Europe. Give reasons for 5 marks. 1830s का जो टाइम था वो यूरोप में बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वाला था, आपको एक्सप्लेन करना है। सेम थिंग, the decade of 1830 had brought great economic hardship in Europe. Support the statement with arguments. Both questions are for 5 marks. Same questions are there. Now what you will write in these? These are the 5 points that you will explain. I have just mentioned the point. Remember, you have to explain them. First, population explosion. वहाँ पे population बढ़ रही थी. Mass migration. Unemployment की वजह से urbanization हो रहा था. Industrialization and its impact on local population. जो धीरे धीरे इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसका इफेक्ट पड़ रहा था यूरोप में, उनके लोकल पीपल पे। फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, फूड शॉर्टेजेस हो रहे थे, और उसके रिवॉल्ट तो पूरे यूरोप में चल ही रहे थे। ये सब आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है। नाउ वील कम ऑन टू द सिलेशियन इवेंट ऑफ 1845। सिलेशिया इज अ कंट्री और यू कैन से अ पार्ट ऑफ पोलैंड। जो सिलेशिया के वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट छेड़ दी, एक जंग छेड़ दी। क्या हुआ? जंग क्यों छेड़ी? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, जिनके लिए वो वीवर्स काम करते थे, उन्होंने सडनली उनके वेजेस रिड्यूस कर दिए, सडनली उनकी सैलरीज कम कर दी। ऑफ कोर्स कोई भी रिवॉल्ट करेगा अगर उसकी सैलरीज कम होंगी सडनली। तो 4 जून 1845 को ये जो सारे क्राउड वर्कर्स थे, इन्होंने मतलब ये इकट्ठा हुए और मार्चिंग करते हुए ये पहुंच गए कॉन्ट्रैक्टर के घर पे। वहाँ पे जाके सब तोड़ फोड़ कर दी, जो क्लोथ सप्लाईज थे, जो रॉ मटेरियल था उसको श्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सब कुछ दे ब्रोकन एवरीथिंग। कॉन्ट्रैक्टर था वो विलेज से भाग गया, और फाइनली जब वो वापस आया विलेज में तो वो अपने साथ लेकर आया आर्मी, और वहाँ पे हो गई मुठभेड़। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मल वर्ड, मुठभेड़ हो गई किन में? जो वीवर्स थे और जो आर्मीज थी, कॉन्ट्रैक्टर्स थे। और इस पूरे रिवॉल्ट में जो 11 वीवर्स थे दे वर शॉट, दे वर टेकन टू डेथ। Now, this is a very interesting story about 1848. फ्रांस में ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था पूरे यूरोप में हार्डशिप्स चल रही थी, पूरे यूरोप में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो फ्रांस में भी क्या हुआ? फूड शॉर्टेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट। लुइस फिलिप को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। सीधी सी बात है, लोग रिवॉल्ट करेंगे तो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लोग अगर रिवॉल्ट करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। लुइस फिलिप हैड टू फ्ली। एक नेशनल असेंबली फिर पावर में आई। लुइस फिलिप हट गया तो किसी ना किसी को तो पावर में आना था, तो एक नेशनल असेंबली बनाई हमारे कॉमन पीपल ने, जिन्होंने 2 चीज़ें करी मेन। सबसे पहले उन्होंने सबको दिया राइट टू वर्क, सब लोग काम करेंगे। राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो राइट टू वोट था वो सिर्फ था प्रॉपर्टी ओनिंग मेन के पास, लेकिन इस बार ये राइट टू वोट मिला सारे मेन को जो 21 ईयर्स के ऊपर थे। इसके साथ साथ नेशनल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी गई ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है उसको रेज करा जा सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम कम कर सकें।
नेक्स्ट, in 1848 only there was a special revolution by liberals. liberals educated middle class, उन्होंने revolution शुरू करा. फ्रांस में ऑलरेडी मोनार्क को हटा दिया था उन्होंने, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड कर ली थी. मतलब ये जो चेंजेस उनको पूरे यूरोप में करने थे उन्होंने फ्रांस में ऑलरेडी कर लिए थे. अब इसी टाइप के चेंजेस जर्मनी, इटली, पोलैंड, इन सब में भी करने शुरू किए गए. मेन एंड वुमेन केम टुगेदर और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड करी. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो. उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? देयर शुड बी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, एक पार्लियामेंट होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मोनार्क रूल कर रहा है कंट्री को, सबके लिए अलग अलग लॉज होने चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, राइट. एक पार्लियामेंट होना चाहिए, लॉज बनाने वाली बॉडी होनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने वाली बॉडी होनी चाहिए. देन उन्होंने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन की. फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए. जिस प्रेस को, जिस न्यूज़पेपर को जो जो छपना है उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए. प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए. जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ प्रेस एप्लीकेबल है. नेक्स्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस. ये 4 डिमांड्स मेनली लोगों ने की, लिबरल पीपल ने. हियर कम्स द क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 revolution of liberals. What were the political, social and economic ideas supported by the liberals? मतलब 1848 revolution जो था liberals का, उसका मतलब क्या था, उनके आइडियाज़ क्या क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन करना है. ओके, नाउ मे बी दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई डोंट थिंक सो. नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ जर्मनी. इन जर्मनी जो मिडिल क्लास लोग थे वो असेंबल हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में और उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे. मतलब वही फ्रांस का इफेक्ट पूरी जर्मनी पे पड़ रहा था. जैसे फ्रांस में लोगों ने नेशनल असेंबली लेकर आए, उसी तरह जर्मनी के लोग भी अब नेशनल असेंबली चाहते थे. वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, उन्होंने वोटिंग्स की, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया, मतलब अपने नेताओं को चुना, और 18 मई को वो मार्च किए पार्लियामेंट में टू टेक देयर प्लेसेस. मतलब एक तरीके से दे मार्च इन द पार्लियामेंट टू टेक द ओथ. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा जर्मनी के लिए नया, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो मोनार्की चल रही है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. ये सब कौन कर रहे थे? हमारे लिबरल पीपल, मिडिल क्लास पीपल. और दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये जो यूरोप के जितने भी किंग्स थे, जितने भी मोनार्क थे, वो एक तरफ हो गए कि हम तो इस असेंबलीज को, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है नेशनल असेंबलीज का, इसको करेंगे अपोज. लेकिन फिर भी ये जो लिबरल पीपल थे उन्होंने मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ये जो लेकर आने वाले थे, उसका क्राउन ऑफर किया फ्राइड्रिक विल्हेम को. उन्होंने उसको ऑफर करा कि आप आओ, आप प्रूशियन किंग हो, आप बस मोनार्की हमारी हैंडल कर लो, आप जर्मनी के किंग बन जाओ, लेकिन बस इतनी सी बात है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. लेकिन फ्राइड्रिक विलियम ने तो बात ही पलट दी. उन्होंने तो बोल दिया कि भाई मैं तो मोनार्क्स को सपोर्ट करूँगा, मैं तो इस असेंबली के खिलाफ हूँ, मुझे इसका किंग नहीं बनना. सिंपल. अब ये जो अपोजिशन था मोनार्क्स का, धीरे धीरे ये स्ट्रांग होने लगा. लोगों को समझ में आया कि अब तो कुछ होने से रहा, ये असेंबली भले ही हमने बना ली, ये वर्क करे ना करे, धीरे धीरे जो उनका सपोर्ट था वो लूज होने लग गया, और फाइनली नेशनल असेंबली हमारी बंद हो गई, वो प्रोक्लेम नहीं हो पाई. अब इस पूरे रेवोल्यूशन में विमेन ने क्या, लोग जो महिलाएं थी हमारी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सारे रेवोल्यूशंस में. लेकिन बहुत सारे राइट्स मिले भी उनको, बहुत सारे राइट्स की उन्होंने डिमांड भी की, लेकिन जो वोटिंग राइट था वो अभी भी कंट्रोवर्शियल ही रहा. मतलब लोग अभी भी इस बात पे राजी नहीं थे कि जो लेडीज़ हैं, जो विमेन हैं, उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए. विमेन ने अपने एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स फाउंड करे, डिफरेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करा. अब एक मेन पॉइंट जो विमेन रेवोल्यूशन में आता है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, हमने आपको बताया था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ओथ लेने के लिए, तो विमेन जो थी उनको यहाँ पे विजिटर्स गैलरी में बिठा दिया गया. उनको रिप्रेजेंटेटिव बनने का राइट नहीं मिला. दे हैड टू जस्ट सिट इन द विजिटर्स गैलरी एंड जस्ट दे कैन ओनली, वो सिर्फ देख सकती थी कि क्या हो रहा है. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट एट दैट टाइम इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मेनली. ओके, question is, next question, write a brief note on the role of women in the nationalist struggle. ये जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल था पूरा,
यूरोप में जितना भी स्ट्रगल चल रहा था, इसमें विमेन का क्या रोल था। हमने आपको बताया विमेन का क्या रोल था। दे पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, they formed their associations, they founded newspapers, they took part in political meetings, all this you will write. एक चीज़ और हुई यहाँ पे, चेंजेस इन आइडियोलॉजी। हमने आपको बताया कि ये जो लिबरल रेवोल्यूशन था वो 1830 से 1848 तक चला। अब इस पूरे टाइम स्पैन में जो मोनार्क थे, जो कंजर्वेटिज्म रिजाइम थे, उनको समझ में आने लगा कि अब लोगों को ज़्यादा टाइम तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो रिवॉल्ट कर रहे हैं ये तो उठ के आएंगे, हमें इनको ज़्यादा टाइम तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना लोगों को कुछ कंसेशंस दिए जाए। कंसेशंस मतलब थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए, थोड़ा सा उनकी मर्जी का काम कर लिया जाए, शायद उससे वो मान जाए, हमारे बिलीफ में, हमारे सपोर्ट में वापस से आ जाए। तो इसीलिए बहुत सारे चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करे, जैसे स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, जो बॉन्डेड लेबर आपने सुना होगा, जो बंधुआ मजदूर का सिस्टम होता है उसको अबॉलिश कर दिया। ये किस लिए किया? ताकि लोगों का जो विश्वास उन्होंने खो दिया है उसको वो वापस पा सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू गिव यू वन टिप, दैट इज़ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, सिर्फ उस क्वेश्चन को देख के ये ना सोचें कि हाँ इसमें हम ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। राइट, ऑल्सो ऑलवेज थिंक टू राइट इट, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन जब लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स लिखने हैं, क्या आप उसकी लैंग्वेज बना पा रहे हैं, क्या उसकी हेडिंग्स बनाकर आप पॉइंट्स लिख पा रहे हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन दैट क्वेश्चन। ओके, दैट वाज द टिप फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील कम अप विद अ पार्ट 4 सून। स्टे ट्यून्ड। हैव अ वेरी नाइस डे।